हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस पे अपन अध्याय 5.1 पढ़ेंगे। ये है प्रश्नावली 5.1। इसके अंतर्गत अपन सत्य कथन है या असत्य है, इनके उत्तरों के लिए कारण दीजिए। इनसे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो पढ़ते हैं। देखिए, यूक्लिड के कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित हैं। पहला पॉइंट है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वह एक दूसरे के बराबर होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए, ये वस्तु है बी, ठीक है। ए बराबर बी है, ठीक है। और एक वस्तु है सी, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है। ये वस्तु इसके बराबर है, ये वस्तु इसके बराबर है, तो ये दोनों वस्तु भी बराबर होंगी, तो ए बराबर सी भी होता है। ये कहा गया है पहले पॉइंट में कि एक वस्तु, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं तो एक दूसरे के बराबर भी होती है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे 5 बराबर 5, दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबरों में मैं एक जोड़ता हूँ, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, कितने हो गए? 6 बराबर 6। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो बराबरों में बराबरों को जोड़ते हैं तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये पूर्ण है, दोनों क्या है? बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वो सेम ही है। जैसे 5 बराबर 5 है, दोनों में अपने बराबर घटाते हैं। माइनस का 1 दोनों में अपने बराबर घटाया, कितना बचा? 4, इधर भी 4, तो भी बराबर होते हैं। चाहे बराबरों में घटाओ चाहे जोड़ो, शेषफल भी बराबर होंगे और पूर्ण भी बराबर होते हैं। चौथा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। जैसे मान लीजिए ये लिखा है ए बी, अब इसी के ऊपर मैं रेखा खींच देता हूँ, इसके ऊपर दूसरी रेखा, इसी के ऊपर, वो थी सी और डी। दिखेगी नहीं आपको कि वो संपाती है। संपाती का मतलब ये होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह ढक लेती है, बिल्कुल सेम टू सेम होती है, वो होती है संपाती। तो एक दूसरे के बराबर होती है। अब संपाती है, इसका मतलब ये दोनों ए और बी, सी और डी क्या है? बराबर है। पांचवा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वर्त है, ठीक है, मैंने इसको आधा कर दिया बीच में से, तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, आधा आधी कर दिए। ये तो पूर्ण भाग है, ये आधा भाग है, तो बताओ बड़ा कौन सा होगा? तो पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसका भाग ये है, ये छोटा है, ये बड़ा है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी बराबर 2BC। मान लीजिए ए बी बराबर 2BC है, मतलब BC को मैंने दोगुना कर दिया, तब ये बराबर हुआ है। तो इनके जो एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, दोगुना करने के बाद भी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, इनके अपन आधे करेंगे। जैसे मान लीजिए बट्टा 2 कर दिया, बट्टा 2 कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा, तो भी ये AB बट्टा 2 जो है वो बराबर होगा BC के। या फिर ऐसे मान लीजिए कोई रेखा है AB, बीच में बिंदु एक C है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है? एक ही वस्तुओं के आधे। तो देखो आधा कौन सा है? ये AC, इसका आधा है, और ये BC। तो AC और जो BC दोनों बराबर हैं। पूरा तो कौन सा है? पूरा तो AB है। पूरा क्या है? AB। इसके आधे भाग क्या हैं? AC और BC। तो आधे भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। कुछ अभिधारणाएं हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं और कोई रेखा नहीं खींच पाएंगे। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है, शांत है, इसको अपन दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इधर और इधर, आप चाहो जितनी बढ़ा सकते हो शांत रेखा को। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वर्त खींचा जा सकता है। तो अपन एक वर्त बना सकते हैं।
जैसे मान लीजिए वो प्रकार है, ये प्रकार है, ठीक है। प्रकार को अपन जितना खोलते हैं वो उसकी त्रिज्या होती है। एक अपन केंद्र बनाएंगे जहाँ प्रकार की नोट टिकेगी, केंद्र बनाकर प्रकार को उसे घुमा देंगे तो एक वर्त बन जाएगा, ठीक है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। सभी समकोण बराबर होंगे। देखो ये भी समकोण है और एक बड़ा वाला भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो जितने भी समकोण हैं सारे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ये बिंदु थे। अब करते हैं अपन प्रश्नावली 5.1। देखो प्रश्नावली 5.1 पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य का और कारण भी देना आपको। पहला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बात असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे? देखो ये एक बिंदु है, ठीक है। इससे अपन असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा ये आ गई, एक रेखा ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, है ना। तो बहुत सी रेखाएं अपन इससे खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से हमेशा अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा पॉइंट है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। अभी बताया मैंने आपको। दो अगर बिंदु अलग अलग हैं, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर हमेशा एक ही रेखा जाएगी, एक ही जाने वाली, दूसरी नहीं जाएगी। अगर अपन रेखा यहाँ से निकालेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये बिंदु रह जाएगा। तो दोनों से होकर गुजरना है तो एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये बात क्या है? असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभी बताया मैंने अभिधारणा में। कोई शांत रेखा है, जैसे मान लीजिए ये शांत रेखा है, इसको आप इधर चाहो जितना बढ़ा सकते हो, इधर भी चाहो जितना बढ़ा सकते हो। तो ये बात सत्य है क्योंकि शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। चौथा पॉइंट है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। कैसे? देखो ये दो वृत्त हैं, ठीक है, और त्रिज्या मैंने मान ली इसकी R1 इसकी R2, ठीक है। तो इनका अपन क्षेत्रफल निकालें तो इसका तो हो जाएगा पाई R1², इसका हो जाएगा पाई R2²। दोनों बराबर हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, R1² बराबर R2²। दोनों तरफ वर्ग है, गायब हो जाएगा, R1 बराबर R2। तो अगर दोनों वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। त्रिज्याएं बराबर होंगी तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसमें लिख देंगे अपन सत्य बात है ये, क्योंकि दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं व क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है यदि AB बराबर PQ, ये AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, PQ बराबर XY। देखो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो AB बराबर XY होगा, तो AB के बराबर XY होगा। मैंने अभी आपको बताया था अभिगणित 1 में, उसमें क्या था कि एक ही वस्तुओं के वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं वो परस्पर भी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होंगी। एक तरीका तो ये है, एक मान लो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। देखो दोनों में PQ है तो इन दोनों की अपन तुलना करेंगे तो PQ से PQ कट जाएगा, क्या बचेगा? AB के बराबर XY, वही आ रहा है AB बराबर XY, ठीक है। तो ये बात क्या है? सत्य है क्योंकि यूक्लिड की अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस प्रकार से अपन पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इसमें समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की तिरछा, वर्ग, इनकी आपको परिभाषाएं लिखनी है। देखो पहला पॉइंट है समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर
परस्पर काटती नहीं है। देखो ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इन्हें आप कितने भी इधर बढ़ा दो, दोनों को इधर बढ़ा दो, कि कहीं भी आपस में काटेगी नहीं, कहीं भी मिलेगी नहीं, तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। या फिर वह रेखाएं जिनका एक भी विनिष्ट बिंदु नहीं होता है, वो भी आप लिख सकते हो। तो समांतर रेखाएं, जैसे मान लीजिए आपकी सड़क है, सड़क के दोनों किनारे हैं, कभी नहीं मिलते, वो समांतर है। रेल की पटरियां हैं, वो भी समांतर है। आपकी नोटबुक है, उसके दोनों किनारे, वो भी समांतर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट था लंब रेखाएं। जब दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उससे क्या बोलते हैं? लंब रेखा बोलते हैं। देखो एक रेखा ए बी है, एक रेखा सी डी है, तो ये सी डी जो है इस पे कोण बना रही है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएंगी लंब रेखाएं। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, सी डी जो है वो लंब है ए बी पर, ये लंब का चिन्ह है। ठीक है। तीसरा पॉइंट रेखाखंड, ये क्या होती है? तो वह है सीधी रेखा जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं या दो सिरे बिंदु होते हैं, वो भी अपन लिख सकते हैं सिरे, तो अंतिम बिंदु या दो सिरे बिंदु। तो ए बी ये एक रेखाखंड है, कैसे मालूम चलेगा? इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, इसलिए ये रेखाखंड होती है। एक होती है रेखा जिसके अंतिम बिंदु नहीं होते, वो दोनों तरफ चलती रहती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। चौथा पॉइंट है वर्त की त्रिज्या। ये क्या होती है? तो अपन एक वर्त बनाते हैं, इसमें ये ओ है, ये ए है, और इसको बोलेंगे अपन त्रिज्या। कैसे? वर्त के केंद्र से, ये वर्त का केंद्र है, वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि, यह है परिधि चारों ओर की, तो वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी है उसे बोलेंगे वर्त की त्रिज्या। तो ये जो दूरी है ओ ए, इसको क्या बोलेंगे? वर्त की त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं, आर मतलब रेडियस, ये होती है वर्त की त्रिज्या। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग। ये आप सभी जानते हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वह प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे बोलते हैं वर्ग। इसमें देख लो चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। कैसे? देखो इसमें हमें दो बिंदु लेने हैं, एक तो ए, एक बी, फिर एक तीसरा बिंदु लेना है सी जो कि इन ए बी के बीच में स्थित हो। तो वो बीच में स्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सी हमें यहाँ भी ले सकते हैं, एक सी देखो यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, सी यहाँ भी, बीच में कहीं भी हो सकता है, इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो ये बात सही भी है और गलत भी है। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु लेने हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो। तो देखो 3 बिंदु अपन लेते हैं, एक तो ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लेंगे, जो तीनों एक रेखा पर नहीं है। तो ऐसे अपन देखो, ये इसको इससे मिलाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, या इसको इससे मिलाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो 3 बिंदु अपन ले लिए हैं, तीनों एक ही रेखा पर नहीं है। फिर देखो आगे इसमें दिया हुआ है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसमें कई अपरिभाषित शब्द है, क्योंकि ये दोनों परिभाषाएं अलग हैं। यूक्लिड की अभिधारणा में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें लिखेंगे अपन हाँ, इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। क्यों है वो अपन कारण देते हैं। देखो तीसरे का उत्तर है, दी गई अभिधारणाओं में अनेक शब्द अपरिभाषित है, जैसे कि बिंदु सी बिंदुओं ए व बी के बीच में होना। अब क्लियर दिया हुआ नहीं है कि बिंदु सी है वो कहाँ होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, मतलब कि क्या ये अभिधारणा विरोध नहीं करती? ये विरोध करती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें यूक्लिड ने नहीं बताई। उनकी अभिधारणाओं में देखो ये विपरीत हैं, ये अभिधारणाएं हैं, इन सब में ये बातें नहीं दी हुई है, इसलिए ये क्या हो गई? विरोधी हो गई। तो इसमें लिखना है नहीं,
यह अभिधारणाएं विरोधी है। इसमें पूछा था कि यह अविरोधी है, तो हमने आंसर देना है कि नहीं, ये अविरोधी नहीं है, ये क्या है, विरोधी है। फिर आगे पूछा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों परिभाषाएं जो हैं वो यूक्लिड की अभिधारणाओं में नहीं दी हुई है। तो यहाँ लिख देना नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। यहाँ देख सकते हो आप, अभिधारणा 1 में तो है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींच सकते हैं। अभिधारणा 2 है शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अभिधारणा 3 है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। अभिधारणा 4 है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इन चारों में से यहाँ कोई भी दिया हुआ नहीं है, दोनों पॉइंट अलग हैं, तो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं में प्राप्त नहीं होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको अपन सिद्ध करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो बिंदु हैं ए और बी, और इनके बीच में बिंदु सी है। ठीक है, कैसा बिंदु है सी, कि ए सी बराबर बी सी है। तो आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है वो लिख लो। दिया है आपको ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसकी अपन उत्पत्ति निकालते हैं। उत्पत्ति निकालेंगे तो आपको दिया हुआ है ना, उसी से निकालेंगे। तो दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया है ए सी के बराबर में बी सी दिया हुआ है। अब देखो आप सिद्ध क्या करना है आपको, ए सी बराबर 1/2 ए बी, यहाँ देखो ए बी आ रहा है। ठीक है, अपने पास क्या है बी सी। अब इधर आओ, यहाँ बी सी तो है, ठीक है, हमें चाहिए पूरा ए बी। तो बी सी अपने पास है, तो क्या करेंगे, ये ए सी अपन इसमें जोड़ देंगे, तो पूरा बन जाएगा ए बी। और ए सी अपन इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे। यूक्लिड के अभिग्रहित है, उसमें दिया हुआ है ना कि बराबरों को बराबरों में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ देंगे ए सी प्लस ए सी, इधर भी ए सी प्लस बी सी। ये क्या है, ये अभिग्रहित है। यहाँ लिख देना आपको अभिग्रहित 2 से, अभिग्रहित 2 से। 2 क्या है, देखो ये है अभिग्रहित। इसमें दूसरा पॉइंट ये है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए अपने जोड़ा है। अब देखो ए सी और ए सी क्या हो गए, एक ए सी ये हो गए 2 ए सी। अब देखो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी पूरा क्या हो गया ए बी। ठीक है, 2 गुणे में हो जाएगा बट्टे में, ए सी बराबर 1/2 ए बी सिद्ध हो गया। देखो ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये आपका आंसर या निश्चित किया है, तो इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो देखो अपन एक रेखाखंड खींचते हैं ए बी, इसका मध्य बिंदु है सी। हमें सिद्ध करना है कि इसके मध्य बिंदु कितने हैं, 2 है। तो अपन एक बिंदु और मान लेंगे यहाँ पे कि डी बी इसका मध्य बिंदु है, अपन मान लेंगे और बाद में अपन इसको गलत सिद्ध करेंगे। तो यह लिखना है कि माना कि ए बी के 2 मध्य बिंदु है सी व डी। माना कि ए बी के 2 मध्य बिंदु सी व डी है। तो अभी अपन ने क्वेश्चन 4 में सिद्ध किया था कि मध्य बिंदु जो होता है उससे क्या सिद्ध किया था अपन ने कि ए सी जो है वो पूरी क्या है
आधी है ए बी की। अभिषित किया ना अपन ने, देखो अभिषित किया है कि सी अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये होता है कि ए सी जो है वो आधी है 1/2 ए बी, है ना। इसको अपन काम में लेंगे। देखो यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए सी जो है वो ए बी की आधी होती है। ये समीकरण 1। अब अपन मानेंगे यदि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है तो हो जाएगा ए डी बराबर 1/2 ए बी। देखो यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये डी है ना, वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ए डी जो है वो आधी होगी इसकी ए बी की। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करेंगे तो देखो दोनों पक्षों में दायां भाग बराबर है, दायां भाग बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, ए सी बराबर ए डी। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर दोनों में दायां भाग बराबर है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। लेकिन देखो ए सी इतनी सी है, ए डी बड़ी रेखा है, तो ये संभव कब होगा, ये संभव जब होगा जब ये डी बिंदु सी पर ही होगा, मतलब सी और डी क्या होंगे, संपाती होंगे, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। तो ये तभी संभव है, तो ए सी बराबर ए डी तभी संभव है जब सी व डी संपाती हो, मतलब जो डी बिंदु है वो सी के ऊपर ही हो, तभी जो है ए सी और ए डी बराबर होगा। तो ये अपना माना गलत हो गया कि डी एक मध्य बिंदु है, ये अपना माना गलत है, तो इसका मध्य बिंदु केवल सी ही होगा। अतः एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, दो मध्य बिंदु कभी भी नहीं होंगे। ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी, यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी आपको सिद्ध करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, तो दिया है क्या है, ए सी बराबर बी डी, ये ए सी बराबर है बी डी के, और आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी आपको सिद्ध करना है। देखो उपपत्ति, ये आपको तो 3 चीज़ ध्यान रखनी है, दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पहले तो दिया है लिख लेते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है, और उपपत्ति की शुरुआत होती है, आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया है आपको ए सी बराबर बी डी। अब देखो आपको यहाँ लेके आना है ए बी, तो आपको दिया हुआ क्या है, ए सी। देखो ए सी दिया हुआ है, चाहिए क्या आपको, ए बी चाहिए, मतलब जो ये बी सी है वो क्या है, एक्स्ट्रा है ना। आगे देखो आपको चाहिए सी डी, है ना, और दिया हुआ क्या है, बी डी, बी डी दिया हुआ है, सिद्ध करना है सी डी, इसका मतलब इसमें भी बी सी एक्स्ट्रा है, तो इस बी सी को अपन दोनों में से घटा देंगे। अपन ने पढ़ी थी अभी एक अभिग्रहित है, अभिग्रहित नंबर 3 क्या है, देखो यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों में से अपन अगर बी सी घटा देंगे तो शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो दोनों पक्षों में बी सी घटाने पर, तो देखो ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस बी सी, अपन दोनों में से क्या कर दिया, बी सी घटा दिया, तो अब ए सी में से बी सी घटा दिया तो क्या बच गया, ए बी बच गया, ए बी। यहाँ देखो बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस कर दिया अपन ने बी सी, तो क्या बच गया, केवल सी डी। ये सिद्ध करना था, क्या था, ए बी बराबर सी डी, तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। इति सिद्धम। कारण क्या लिखोगे, कारण यहाँ पर लिखना है अभिग्रहित 3 से, ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित नंबर 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5 रुपये धारणा से संबंधित नहीं है। अभिग्रहित 5 क्या है, तो देखो अभिग्रहित 5 जो है वो ये है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था
कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा ही होता है। देखो इसका आंसर है अभिगृहित 5 क्या था, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मैंने बताया था बड़ा क्यों होता है। देखो अपन इसमें एक वर्त लेते हैं, ये पूर्ण है, अपने क्या किया, इनको यहाँ से काट दिया, काटने के बाद में क्या बचा, एक तो ये बचा, एक ये, दोनों भाग बच गए। तो ये पूर्ण है, ये इसके भाग है। बताओ बड़ा कौन सा है, ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं। इसलिए पूर्ण भाग हमेशा अपने भाग से बड़ा ही होता है। ये चीज़ जो है पूरे विश्व में सभी लोग इसे सत्य मानते हैं, इसलिए ये बात क्या है, सर्वव्यापी सत्य है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है क्योंकि पूरा विश्व इसे सत्य मानता है। हम भी जानते हैं कि साफ साफ दिख रहा है, ये भाग छोटा है, ये भाग बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर ये अपन लेते हैं आयत, ठीक है, आयत को टुकड़े करो तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। बताओ बड़ा कौन सा है, तो ये पूर्ण है, ये इसके भाग है। तो पूर्ण ही हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए ये सर्वव्यापी सत्य है। तो ये थी प्रश्नावली आपकी 5 मिनट एक, यही पूरी होती है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।